हाय एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट नंबर 13 है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में देख लिया था कि वहाँ पे उन दोनों को बीच में आपस में किस तरह से कनेक्शन होता है। कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस का dv/dx, और आपको 3 डायमेंशन में भी इसको अप्लाई करना सिखा दिया था। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है मैंने वो भी करा दिए थे। काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पर कवर अप कर ली थी, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। तो आज सबसे पहले मैं इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कवर करता हूं, और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना इलेक्ट्रिक डायपोल वाला, ठीक है। चलो देखो, ये वाला वो क्वेश्चन है, ये कई बार आपको कुछ जगह पे देखने को मिल जाएगा, कुछ रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन दे रखा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन ये बहुत आसान है, दिखने में बड़ा अजीब सा लगता है, बट जब करने बैठोगे तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखे हैं, जो रेड कलर में नजर आ रहे हैं ना, रेड लाइंस जो हैं ये सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 30 वोल्ट का है, ये 40 का है, 50 का है। ये सब एक्स एक्सिस से सेम एंगल पे इंक्लाइंड है, 30-30 के एंगल पे इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये रेड कलर के जितने भी सरफेसेस हैं आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो जाएंगे भाई। जब आपके एक्स एक्सिस से ये 30 के एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी कि सबके बीच में एंगल एक्स एक्सिस से सेम बन रहा है, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हैं, नज़र भी आ रहे हैं आपको। पूछा आपसे क्या है, What can you say about the magnitude and direction of electric field? तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। अब इनके बीच में गैप कितना कितना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, 10-10 सेंटीमीटर का। देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे डेटा है वो कैसा है, सेंटीमीटर में है, 10, 20, 30। तो यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप है, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना। आपको जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल्स टू माइनस का dv/dx, यहाँ पे जो ये dx होता है ना, ये dx उन दोनों सरफेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नजर नहीं आ रही है तुम लोगों को, तो ये 10 सेंटीमीटर तो जरूर है, बट ये हमारे यहाँ पे नहीं फिल किया जाएगा। हम लोगों को दोनों सरफेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस माननी पड़ेगी, ठीक है। और डायरेक्शन भी पूछिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें ये भी पता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो करने क्या वाले हम लोग, इतने सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं क्या करूंगा, 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लूंगा और मेरा उन्हीं से काम चल जाएगा। सॉल्यूशन वाले पार्ट में अलग से एक डायग्राम बनाता हूं और सिर्फ 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये 2 सरफेस बना लिए, ये 10 वोल्ट का है और ये कितने वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है। और ये जो गैप है ये कितना है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर का गैप है, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये वाला गैप 10 सेंटीमीटर का है। अब जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनाया जाएगा, अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अब 20 वोल्ट यहाँ पे है, 10 वोल्ट यहाँ पे है, यानी 20 से 10 की तरफ जाने पे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इधर की तरफ। क्योंकि 10 से 20 की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आगे मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन जो फिट बैठती है वो इस तरह की वो बैठती है, देखो ऐसे बना सकते हो। अब आप पूछोगे यहाँ पे क्यों बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अजीब से, तो थोड़ा सोचो। एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है, 90 पे होती है, याद है ना। तो मैंने जानबूझ के इस तरह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो तो मैं समझ में आ गया। एरो किस कॉन्सेप्ट से बनाया गया, कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, यानी हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 20 से कितना हो गया, 10 हो गया, तो डायरेक्शन ठीक है। अब बात समझ में आती है कि ये पिंक वाला जो एरो है ये आपने परपेंडिकुलर क्यों बनाया ग्रीन वाले सरफेस से, क्योंकि ग्रीन वाले सरफेस जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये कॉन्सेप्चुअली मैं यहां पे बना पाया, ठीक है। इतना मुझे समझ में आया कि डायरेक्शन ऐसी है। एंगल वगैरह जो होगा मैं निकाल लूंगा अभी। ये जो एंगल यहाँ पे इतना एंगल है, ये साइड वाला एंगल कितना दे रखा है उसने मुझे, यहाँ 30 दे रखा है, ठीक है। तो ये मैं 30 लिख लेता हूँ। अब जरा मुझे सोच के बताओ कि आपके पास ये 90 है तो ये नीचे वाला भी 90 होगा, ये 30 है तो ये कितना बचा इससे नीचे वाला, ये सेक्शन जो हमारे पास बचा ये कितना बचा, ये 60 का बचेगा। क्योंकि देखो भाई 60 और 30 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे ना, तो ये 60 बचा। अब मेरे पास एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, सपोज करो कि ये O है, ये मेरे पास A है, ठीक है, और ये मेरे पास B है। तुम्हें OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, जहाँ पे राइट एंगल इस जगह पे बन रहा है। तो मैं यही करने वाला हूँ इन ट्रायंगल OAB, क्योंकि भाई मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना। अब ये 2 ग्रीन कलर के जो सरफेस हैं इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी है, वो OA है। OA निकालनी पड़ेगी, उसके बिना काम चलने का ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये OA वाले डिस्टेंस कहाँ पे भरोगे, यहाँ पे भरोगे। आपको पोटेंशियल का डिफरेंस पता ही है दोनों के बीच में, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालनी पड़ेगी कि दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कितना है, तो ये OA निकालनी पड़ेगी। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ cos 60, तो cos 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस। अब इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है ना,
सॉरी 10 सेंटीमीटर नहीं, क्या हो जाएगा, ओ ए वाली जो वैल्यू है ये मेरा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ओ ए वाली वैल्यू है ये मेरा बेस हो गया, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 90 के सामने 10 सेंटीमीटर लिखा हो तो 10 सेंटीमीटर क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया। 10 सेंटीमीटर को कैसे लिखोगे, 0.1, ठीक है। 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, मीटर में कन्वर्ट करके 0.1 मीटर लिखोगे। तो cos 60 कितना होता है, cos 60 sin 30 के इक्वल, यानी 1/2 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन 0.1। तो इससे आगे सॉल्व करोगे तो ओ ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास ओ ए की वैल्यू आ जाएगी 0.05। भाई ये वैल्यू बनेगी ना हम लोगों के पास, भाई यहाँ पे 0.1 अपॉन में क्या बनेगा, 2 बनेगा, इसको हटा के 0 लिख लिया, ठीक है। जैसे चाहो तो 1/20 अगर सॉल्व करोगे क्या वैल्यू आएगी हम लोगों के पास, 0.05 मीटर वैल्यू आ जाएगी। ये इतना मेरा ओ ए आ गया, ठीक, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, यानी मेरे को ये dx पता लग गया। अब मुझे dv चाहिए। अब सोचो जरा, dv मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। 20 से 10 वोल्ट पे गए हो, जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो 20 से 10 वोल्ट पे जब आप गए हो तो उस सिचुएशन में 20 वोल्ट यहाँ पे है, 10 वोल्ट यहाँ पे, डिफरेंस कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करके निकालोगे, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या लगाते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dx। तो E इज इक्वल्स टू माइनस dv, बाद में 10 वोल्ट है, पहले कितना है 20 वोल्ट है, तो 10 - 20 करोगे, अपॉन में dx कितना है 0.05 वैल्यू का है। तो E इज इक्वल्स टू, यहाँ पे से ऊपर से -10 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास, प्लस का 10 बचेगा, नीचे कितना आएगा 0.05 वैल्यू आएगी। इसको हटाइए क्या करोगे, ऊपर 2 0 उतार दोगे, तो E कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 से डिवाइड करो 1000 को, तो 5 2 10, 200 कितना न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ रही है। तो इतना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसके डायरेक्शन भी बतानी है, तो डायरेक्शन कैसे बता दूंगा, डायरेक्शन में इसकी एक्स एक्सिस से बता दूंगा। अब सोचो जरा, एक्स एक्सिस से डायरेक्शन की जब बात आएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा बताओगे ना, ये भाई एक्स एक्सिस आपके पास ये वाली है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एंगल कैसा होगा, भाई ये तो 90 है, ठीक है, ये कितना है 30, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 का एंगल हो जाएगा। तो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स एट 120 डिग्री एंगल, ठीक है ना, 120 के एंगल पे काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया। देखो कितना आसान है, इसमें से बस 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस निकाल लिए। डायरेक्शन आप लोगों ने ऐसे समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल घटता है, तो इसलिए ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखा दिया। तो इस बात को आप चाहे लिख भी सकते हो कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली इस ट्रायंगल से, और जैसे डिस्टेंस आ गई हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व आराम से हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी ये इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी सारे आपको डेरिवेशंस देखने को मिलेंगे। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कई सारे डेरिवेशंस हैं और एग्जाम में अक्सर उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ईजी टॉपिक माना जाता है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोगों के पास जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी की इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है हमारे पास। अब देखो मेरी बात सुनना, जब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस जो सेम मैग्नीट्यूड के हों और अपोजिट नेचर के हों। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर एक 5 कूलम है तो दूसरा भी 5 कूलम होना चाहिए, एक प्लस है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। जब 2 ऐसे सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्जेस को हम कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके एक दूसरे से रख देते हैं, तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, वो पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में कुछ भी और नहीं होता नया कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, उतने ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है। मैंने इनको एक डबल लाइन से, कन्वेंशन है, एक डबल लाइन से दोनों को ज्वाइन कर दिया है। तो जो येलो कलर में तुम्हें सेटअप नजर आ रहा है, ये सेटअप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। एक बात और कि जो माइनस का क्यू चार्ज है और प्लस का क्यू चार्ज है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमेशा कॉपी पे बनाते वक्त आप लोग राइट साइड में क्या बनाओगे, प्लस क्यू बनाओगे, और लेफ्ट साइड पे क्या बनाओगे, माइनस क्यू बनाओगे, सो दैट ये कन्वेंशन ओके रहे और आपके डायरेक्शंस चेंज ना हो। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में जो गैप होता है, यानी कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो गैप होता है, उसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2L एक स्टैंडर्ड है। इसका ये फायदा होता है कि कभी अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस लेनी पड़ गई तो सिचुएशन में मैं L और L डिस्टेंस मान लूंगा आधी आधी, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। बट ये ध्यान रखना, ये 2L जो है ना हमारे डायपोल की टोटल लेंथ होती है। मतलब कहीं पे डायपोल की अगर लेंथ दे रखी है उसने 2 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो 2 सेंटीमीटर वैल्यू है वो किसकी है, 2L की है, L की वैल्यू नहीं, 2L की वैल्यू है, कंबाइंड वैल्यू होती है। तो डायपोल की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2L से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये मेरे पास डायपोल की मेरी कंप्लीट लेंथ हो गई। ये जो सेंटर है इसको क्या बोलते हैं,
इसको डायपोल का सेंटर बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ द डायपोल कहलाता है, जो पॉइंट ओ है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये डायपोल के एक्सिस के अलोंग ये जो डायपोल की लाइन है, इस तरह से मैंने डायपोल से पास होते हुए लाइन बनाई है, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्शियल लाइन डायपोल की, ठीक है। और जो उसके सेंटर से पास होकर जाती है और डायपोल के परपेंडिकुलर होती है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं डायपोल की। तो डायपोल की बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इस पूरे सेटअप को मैंने क्या बोला, इस पूरे सेटअप को मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल बोल दिया। दैट मीन्स जब दो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे, बहुत कम डिस्टेंस होती है, तुम्हें जितनी दिखाई दे रही है ना, ये इससे बहुत कम होती है, मिलीमीटर के आसपास या माइक्रोमीटर के आसपास होती है। ये तो इतना दिखाया गया है ताकि चीज़ें समझाई जा सके। तो इतना स्मॉल गैप जब दो चार्जेस के बीच में होता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस सेटअप को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर चिपकेंगे नहीं, इनके बीच में कुछ एक तरह से ऐसे मान लीजिए एक तरह का फोर्स लगा हुआ होता है, एक तरह का बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस इतने गैप पे मेंटेन रहते हैं। नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में आके चिपक जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड की वजह से ये दोनों के बीच में गैप हमेशा मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल बनता किस में है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में हमारे पास सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल होता है। तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल में सोडियम तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और Na कैसा हो गया, सॉरी हमारे पास सोडियम तो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन कैसा हो गया, माइनस का हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव हमारे पास चीज़ है और कुछ डिस्टेंस पे क्या एक नेगेटिव चीज़ है। ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है। तो इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने एक डायपोल बना लिया। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। वहां पे तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पढ़ाया जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने देखे होंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, तो वो तो अलग हमारे पास केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। यहाँ पे हम लोग इसका जो चार्ज कंसिडरेशन है वो कंसिडर करेंगे, इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक डायपोल तुमसे पूछा जाए क्या होता है एग्जाम में, तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख के आओगे और ये प्रॉपर डायग्राम बना के आओगे, ठीक है। प्रॉपर वे में तुम्हें हर बात समझाई है। देखो लिखा हुआ है एग्जांपल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर एक्सेट्रा फॉर्म्स द इलेक्ट्रिक डायपोल। इनके सबके मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो और इसके वाले केस में क्या होता है, इसमें इसका मतलब हमारे पास जब इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी वाटर की, तो यहाँ पे 2H के पास तो प्लस हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएंगे। अगर इनको कंबाइन करके पढ़ना शुरू कर दूँ तो 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये भी क्या बनी, ये भी डायपोल की बनी। तो ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट में बात किया है कि जो नेट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे वो हमेशा जीरो होता है। भाई खुद सोचो, अपोजिट नेचर के चार्ज है, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कभी नहीं हो सकते डायपोल की अंदर। डायपोल में हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड के ही चार्ज होते हैं। तो नेट चार्ज हमेशा कैसे होगा, हमेशा जीरो होगा। बट नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो और उसकी वजह से कहीं पर पोटेंशियल भी जीरो हो हर बार। क्यों, सोचो अगर मेरे पास ये मेरा डायपोल है और ये मेरे पास माइनस का क्यू चार्ज है, मेरे पास प्लस का क्यू चार्ज है, मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ गया, तो जरा सोच के बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना पड़ा तो प्लस क्यू चार्ज से तो इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ और है और माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कुछ और है। डिस्टेंस का फर्क पड़ गया, नहीं पड़ गया? तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होकर जीरो नहीं हो पाएगा, है ना। इसी तरह से मान लो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना पड़ गया इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, अगर इसको मैं मैच कराऊंगा यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ आएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, चार्ज से दूर की तरफ आएगा। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन के बीच में कुछ एंगल आ रहा है। भाई कैंसिल नहीं हो पाएंगे ना, कैंसिल तो कब हो पाती है, एक ऐसे आ जाए और एक ऐसे आ जाए तो कैंसिल होने के चांस होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर तो टोटल चार्ज हमेशा जीरो होगा, बट उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर क्रिएट होगा। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी बेसिक समझ में आ गया होगा होप आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो। अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है ना, आप मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक की जगह टर्म आ जाएगी मैग्नेटिक, तो वहाँ पे आपके पास आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसी तरह से यहाँ पे क्या पढ़ा जाता है, आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किसी इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आसपास के रीजन में कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर सकता है। भाई खुद सोचो कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव तो आने ही आने हैं। ये सपोज करो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और ये भी 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। उस सिचुएशन में हम लोगों ने उसका डायपोल मोमेंट निकाला तो कुछ और आया, यानी उस डायपोल की ताकत कुछ और आई। बट अगर अब की बार ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाए और ये भी 20 माइक्रोकूलम का चार्ज हो जाए, तो इसका मतलब अभी जो डायपोल है ये पहले से
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, तो यानी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। उस स्ट्रेंथ को मेजर किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन करने का तरीका होता है दोनों में से कोई एक चार्ज उठा लो, क्योंकि दोनों चार्ज सेम वैल्यू के हैं, तो कोई एक चार्ज मल्टीप्लाई किससे करते हैं? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Q इंटू 12 वाली जो टर्म होती है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। और बाय कन्वेंशन इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे ली जाती है? माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इट जस्ट अ कन्वेंशन। जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट मानी जाती है ना, इसी तरह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज। ठीक है, डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज रख लो, हाँ रखा हुआ है, एंड दैट सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस के बीच में जो गैप है वो। तो ये पूरा जो टर्म बनेगी इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं स्मॉल पी से डिनोट करता हूं, और दैट टर्म इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। को लिखा हुआ है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम -q टू +q। एसआई यूनिट कैसे निकाल लोगे भाई? देखो एसआई यूनिट कितनी आसान है। चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर होती है। तो कूलम डैश मीटर, अपॉन नहीं आएगा। कई बार एमसीक्यू में तुमसे पूछ ले, कई सारे एमसीक्यू में देखे तो कूलम पर मीटर भी लिखा हो तो ये मत लिख देना, तो कूलम डैश मीटर। ठीक है, तो कूलम मीटर होती है। क्या होती है? कूलम मीटर उसकी एसआई यूनिट होती है। और डायमेंशन की बात करें तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन क्या आ जाएगी? a इंटू टी आ जाएगी, और डिस्टेंस की क्या आ जाएगी? l आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? ATL। तो डायमेंशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, भैया ये दोनों ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछी हुई है, डायमेंशन भी पूछी हुई है और एसआई यूनिट भी पूछी हुई है। तो आपको आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन एसआई यूनिट क्या होती है, क्योंकि ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं होते बिल्कुल भी। तो आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पहले तो वो पढ़ लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ बताता है उसके बारे में आपको पढ़ा दिया। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला देखने को हम लोगों को मिल गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और कैसे डिफाइन होती है? चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वैसे डिफाइन होती है। डायरेक्शन कैसी होती है? -q से लेके +q की तरफ होती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पास है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है येलो कलर में, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो लगभग कैसा है? बराबर है मेरे पास। तो ये क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, समझ में आता है। इसके अंदर ले जाके मैंने अपना एक डायपोल रख दिया। डायपोल को मैंने कुछ एंगल पे रखा हुआ है। डायपोल की जो डायपोल मोमेंट होगा P वो -q से +q की तरफ होगा ना, तो उस P की इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाते हुए रखा है? मैंने थीटा एंगल पे इन दोनों को आपस में रख दिया। तो थीटा एंगल पे जब इनको रखा तो होता क्या कि इस डायपोल के इस चार्ज पे फोर्स लगेगा और इस डायपोल के इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। डायरेक्शन देख लेते हैं जरा, फोर्स कैसे लगने वाला है। भाई पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे ऐसे फोर्स लगेगा, कितना? Q इंटू ई के बराबर, है ना। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये बात हमको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस पर भी फोर्स कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा Q इंटू ई के बराबर, बट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। Q इंटू ई आपको समझ में आ गया होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ से Q क्या आएगा? Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सॉरी, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से Q इंटू ई आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से मैंने इस चीज़ को यहाँ से लिया है था कि यहाँ पे फोर्स निकालना पड़ेगा तो Q इंटू ई आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स ऐसे अपवर्ड लगा और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगा? डाउनवर्ड लगा। इस बात को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन +q वाले चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा? कितनी वैल्यू का लगेगा? QE वैल्यू का लगेगा। किसकी? अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन -q, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ज़रा, दो फोर्सेस मेरे पास हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। भाई एक ही लाइन ऑफ एक्शन से पास होकर तो नहीं जा रहे, ऐसा तो नहीं है कि एक QE ऊपर लग रहा है और उसी के जस्ट नीचे दूसरा QE लग रहा है। ऐसा होता तो F क्या हो जाता? कट के 0 हो जाता। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों फोर्स के बीच में कुछ गैप है, कुछ परपेंडिकुलर गैप है। वो परपेंडिकुलर गैप कितना है? अगर उसको निकालना हो तो क्या करोगे? इस तरह से शो कर सकते हो। तो जो मैंने व्हाइट कलर से लाइन बनाई है, भाई सपोज करो कि ब्लू वाले लाइन को आप पीछे खींचो,
इस ब्लू वाली लाइन को ऊपर की तरफ खींचो, इनके बीच में परपेंडिकुलर गैप कितना आएगा, जो ये डार्क कलर से मैंने व्हाइट कलर में लाइन बनाई है ये वो परपेंडिकुलर गैप आएगा दोनों के बीच में, और यहाँ कितना एंगल बन जाएगा 90 का। तो ये परपेंडिकुलर गैप है जो मुझे चाहिए होगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सपोज करो इस पॉइंट का नाम मेरे पास ए है, इस पॉइंट का नाम मेरे पास बी है, और इस पॉइंट का नाम मेरे पास क्या है, इस पॉइंट का नाम मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट से लिखा हुआ है ए बी, तो इसको एक काम करो इसको सी मान लो। जस्ट अ मिनट, जो हम लोगों ने नाम लिखा है इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। तुम्हारे पास एक तो ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया सी, और यहाँ पे इधर क्या हो गया बी हो गया। तो एक ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक, मुझे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी तो कौन सी डिस्टेंस आ जाएगी, AC आ जाएगी, क्योंकि देखो ना भाई एक चार्ज आपके पास कैसे काम कर रहा है, एक चार्ज हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है QE, और दूसरा चार्ज कैसे काम कर रहा है, अपर डायरेक्शन में काम कर रहा है प्लस का QE। अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, तो दोनों के बीच में गैप कौन सा आएगा, परपेंडिकुलर, यही तो आएगा जो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से शो किया है। तो मुझे इस तरह के डिस्टेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि दोनों फोर्सेस यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, कपल क्रिएट कर लेंगे। उस कपल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क लगेगा। भाई ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, तो ये पूरा का पूरा सेटअप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग आगे लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हैं, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में कैसे हैं ये अपोजिट है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दे फॉर्म अ कपल। तो इन्होंने क्या कर लिया, कपल क्रिएट कर लिया। अब इस कपल की वजह से क्या होगा, इस कपल की वजह से डायपोल पे एक टॉर्क लगेगा। तो इस बात को यहां लिख देता हूं, हेंस ए टॉर्क एक रोटेटिंग इफेक्ट होता है ना, एक्ट ऑन दी डायपोल। ठीक है, इस डायपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं, फोर्स कितना है, Q इंटू ई के बराबर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायग्राम में देखो कौन सी है, A इंटू सी, AC हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी, तो AC मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बट मुझे ये AC तो निकालनी पड़ेगी, AC तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को उठाऊंगा। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे हमारे पास ये थीटा है, ये येलो वाली दो पैरेलल लाइन है, ये थीटा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पे तुम्हें नजर आ रहा है, क्योंकि भाई ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये रेड कलर की हमारे पास ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा यहाँ पे आ गया। तो इस ट्रायंगल में ABC के अंदर मुझे AC निकालनी है, यानी थीटा के सामने वाली वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा लगा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं साइड में, इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा अप्लाई कर दूंगा। तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, 2L है। देख लो जरा, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, 2L है। ठीक है, तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा। तो ये हम लोगों ने अलग से निकाल लिया। तो अगले स्टेप में मैं इसको भर देता हूं, टॉ इज इक्वल टू QE इंटू कितना आया, 2L साइन थीटा। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, Q और 2L को एक साथ रख दो। तो नेक्स्ट में Q और 2L को मैंने एक साथ रख दिया, E को मैंने अलग कर लिया, साइन थीटा मेरा चल ही रहा है। ठीक, तो यहाँ से Q इंटू 2L क्या होगी, आपको ये भी बात अच्छे से पता, लिख देना। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P बन गया ये E साइन थीटा। तो फॉर्मूला हमारे पास डिजाइन हो गया टॉर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, PE साइन थीटा, जहाँ पे P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, हमें ऐसे निकालते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा क्या है, थीटा एंगल है P और E के बीच में। भाई यही तो है जो हमारे पास इस डायरेक्शन में हमारा डायपोल मोमेंट काम करेगा, P, E हमारा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, इसके बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन P एंड E, तो P और E के बीच में एंगल है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, कभी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में काम आ जाए, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, क्योंकि टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा P वेक्टर P क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, फिर बात आती है कि ठीक है आपने इतना सब बता दिया, डायरेक्शन भी बता दो। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, कि अगर टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी पड़ जाए, तो देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसे काम कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा मेरा जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसे काम कर रहा था,
क्योंकि डायपोल मोमेंट तो कैसे था, दोबारा दिखा देता हूँ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ था ना, ऐसे इंक्लाइंड था। तो डायपोल मोमेंट हमारे पास कैसे काम कर रहा था, इस डायरेक्शन में काम कर रहा था। एंगल उनके बीच में कितना था, थीटा था। अब सोचो जरा, जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आई है उसमें P क्रॉस E आया है, E क्रॉस P तो नहीं है, तो P क्रॉस E जो लिखा गया है, इसका मतलब आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ घुमाओ। इस वाले डायग्राम में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को P से E की तरफ घुमाओ और थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, आपका जो थंब आ रहा होगा उस पेपर पे बाहर की तरफ आ रहा होगा। बाहर की तरफ आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट लगेगा, है ना। डॉट से हम लोग क्या शो करते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड। इनवर्ड होता है तो उससे किसे शो करते हैं, क्रॉस से शो करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास P क्रॉस E करोगे तो यानी P से E की तरफ राइट हैंड की फिंगर को घुमा के देखना, थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो यानी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी हमारे पास, डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, पेपर से बाहर की तरफ हो जाएगी। तो टॉर्क परपेंडिकुलर काम करेगा पेपर की और आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो इस तरह से करके हम लोगों ने ये इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाले टॉर्क का कंप्लीट डेरिवेशन सीख लिया। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, डायग्राम बनाने आनी चाहिए, एक एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। मैंने आपको सारी स्टोरी बता दी, समझा दी, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस आते हैं अलग अलग, जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास केस नंबर 1 क्या होगा। तो केस नंबर 1 में हमारे पास क्या सिचुएशन है, फर्स्ट केस जो हम बनाएंगे यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट पैरेलल टू द फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखा गया है, यानी थीटा कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री का है। डायग्राम बना के देख लेते हैं साइड में कि भाई सपोज करो कि हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ठीक है, थोड़ा सा और लेंदी बना दो इसको ऐसे ठीक से। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसके अंदर एक डायपोल को ले जाकर रख देता हूँ, और जो मैंने ये डायपोल रखा वो डायपोल में माइनस क्यू इधर रखा, प्लस क्यू इधर रखा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो डायपोल मोमेंट आएगा इस पे ऐसे, वो डायपोल मोमेंट कैसे माइनस से प्लस की तरफ होता है ना, तो पी की डायरेक्शन इस तरह से आ जाएगी। अब जरा सोचो, डायपोल मोमेंट भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 हो गया। देख रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल रखा हुआ है। पैरेलल रखने का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए, पी की होनी चाहिए। तो माइनस क्यू को लेफ्ट साइड में और प्लस क्यू को राइट साइड में रखा, तो P और E के एरो एक जैसे आ गए, थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। देयरफॉर टॉर्क निकाल लो, टॉर्क कितना आएगा, PE साइन थीटा, तो साइन 0, तो टॉर्क कितना हो गया, 0, यानी कि नेट टॉर्क 0 हो गया। तो अब जरा बात सोचना, नेट फोर्स तो 0 भी पहले ही था, एक अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे फोर्सेस, अब टॉर्क भी 0 हो गया। दैट मीन्स ये सिचुएशन कौन सी हो गई, ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई। यानी अब ये डायपोल क्या है, रोटेट नहीं कर सकता। भाई नेट टॉर्क 0 हो गया ना, नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है, अब ये डायपोल रोटेट नहीं कर सकता, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम होगा ही होगा, टॉर्क 0 नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो यहाँ पे टॉर्क 0 आ गया, इक्विलिब्रियम है। बट आप देखोगे टॉर्क एक सिचुएशन में और 0 आएगा कि जब 180 का एंगल होगा, यानी इसको पलट के रख दूंगा, तब साइन 180 भी हमारे पास 0 होता है, तब भी टॉर्क 0 आएगा, तब भी इक्विलिब्रियम है। तो दोनों में फिर फर्क क्या हुआ, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा वो इक्विलिब्रियम कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस कंडीशन जो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। इसको मैं समझाऊंगा अलग से, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो थीटा होता है कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसे इलेक्ट्रिक डायपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, जरा सोचो, जरा इस बात में दिमाग लगा के ध्यान से सोचना जरा मेरी बात। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रखूंगा, आपको बिल्कुल विजुलाइज करा दूंगा कि हाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने डायपोल को थोड़े से एक एंगल पे मोड़ के रख देता हूं जानबूझ के। मतलब मैंने क्या करा, मेरा जो डायपोल ऐसे रखा हुआ था, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया हल्का सा, है ना, और इस पे ऐसे फोर्स लगाया होगा नीचे की तरफ, तो इस पे ऐसे फोर्स लगाया, इस पे ऐसे फोर्स लगाया, तो तिरछा हो गया डायपोल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू है। अब जरा फोर्स की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, Q इंटू ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। नेगेटिव वाले पे कैसे लगेगा, Q इंटू ई पीछे की तरफ लगेगा। अब जरा दिमाग लगाओ कि ये वाला फोर्स तो ऐसे सामने की तरफ लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, तो यानी इस फोर्स की जो टेंडेंसी है, ये फोर्स इसको घुमा के ऐसे लाना चाहता है
है ना, और ये फोर्स इसको घुमा के ऐसे लाना चाहता है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये आप लोग इस डायपोल को यूं करके छोड़ोगे तो ये डायपोल वापस इन फोर्सेस की वजह से कहाँ आ जाएगा, जिस सिचुएशन में रखा हुआ था वापस वैसी हो जाएगा, वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। यानी हम लोगों ने अपने डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इसको ऐसे फोर्स लगाया, इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा के डिस्टर्ब करके कुछ एंगल पे रखा, जैसे एंगल पे रख के छोड़ा ये डायपोल पे फोर्स लगे और ये डायपोल वापस ऐसे ही आ गया, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अपने डायपोल पे थोड़ा सा फोर्स लगाओगे बट वो डायपोल वापस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में वापस लौट के आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, ये बहुत ईजी वे में समझा दिया तुम्हें। सेकंड केस की जब बात करते हैं तो सेकंड केस मेरे पास क्या होता है, सेकंड केस मेरे पास आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जब थीटा 180 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रखा होगा। दैट इज डायपोल, ये दोनों डायग्राम भाई फर्स्ट वाले फर्स्ट सिचुएशन के समझाए हैं, ध्यान रखना। व्हेन दैट इज डायपोल इज एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना इतनी बात आप। अब फिर से हम लोगों ने टॉक निकाला, टॉक पीई साइन 180। अब साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है, तो टॉक फिर से कितना हो गया, टॉक फिर से 0 हो गया। ये तो ये टॉक फिर से 0 हो गया, यानी फिर से कंडीशन कौन सी आ गई, इक्विलिब्रियम की आ गई। बट अब की बार ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की जो आई है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। तो पहले तो मुझे डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा आपको कि एंटी पैरेलल वाला केस कैसा है, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये अनस्टेबल कैसे आया। भाई जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो डायग्राम बनाए ना, ऐसे ही अब केस नंबर 2 की थ्योरी तो ये रही, इसके डायग्राम अगले पेज पे बनाते हैं। तो इसका डायग्राम देख लो कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले तो एंटी पैरेलल देख लो, एंटी पैरेलल ये कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बात कितनी बारीकी से आपको आती है सब उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने एंटी पैरेलल रखना है डायपोल को, तो मैंने डायपोल को एंटी पैरेलल रखने की कोशिश करी। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे मेरे पास माइनस क्यू आ गया। तो डायपोल मोमेंट कैसे चला गया, पी माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो डायपोल मोमेंट ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, थीटा कितना बन गया यहाँ पे 180 का आ गया या नहीं आ गया। तो ये सिचुएशन कहलाती है डायपोल की एंटी पैरेलल सिचुएशन, जहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू को चेंज कर दिया है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे समझाऊं, अब मैं क्या करूंगा, इन पे फोर्स लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे करूंगा और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करूंगा, इसको डिस्टर्ब करके रख दूंगा, बिल्कुल जैसे पहले किया था। देखते हैं क्या होगा, देखते रहो इस चीज को बस। तो अनस्टेबल में इसको ऐसे डिस्टर्ब करके यूं कर दिया है ना, दिखा रखे ना तुम्हें फोर्स, इनको छेड़ दिया मैंने, यहाँ से चेंज करके ऐसे कर दिया, यहाँ पे ये प्लस क्यू हो गया, यहाँ पे ये माइनस क्यू हो गया, इस तरह से। ठीक है, अब फोर्सेस कैसे लगेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो मेरे पास माइनस क्यू वाले पे फोर्स लगेगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी फोर्स ऐसे लगेगा क्यू इंटू ई वैल्यू का। और जो प्लस क्यू है उस पर फोर्स कैसे लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। अब जरा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, ये फोर्स को यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स को यहाँ पे ले जाने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या कि आपने आपके इस डायपोल को थोड़ा सा इधर यानी थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा करके रखा था, इस तरह रख करके रखा था। और हुआ क्या कि जैसे आपने इसको ऐसे रख के छोड़ा तो ये दो फोर्स पिंक कलर से जो मैंने दिखाए हैं, इस तरह के दो फोर्स इस पे और लगे और इन्होंने डायपोल को फर्दर और घुमा दिया। यानी ये डायपोल को अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में तो लेके नहीं आ रहे, उल्टा उसको ओरिजिनल सिचुएशन से और दूर लेके जा रहे हैं। ये तो होगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि ये जो रेड कलर के फोर्स आपको नजर आ रहे हैं ऐसे, तो ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये ऐसे, तो ये डायपोल और उधर हो जाएगा। भाई जहां पे ओरिजिनल सिचुएशन में था वहां पे थोड़ी ना आ पाएगा। तो यहां पे यही प्रॉब्लम है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि अनस्टेबल इस वजह से कि डायपोल को जैसे ही उसकी ओरिजिनल सिचुएशन से कुछ एंगल पे मोड़ के छोड़ा तो डायपोल वापस अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने के बजाय अपनी ओरिजिनल सिचुएशन से और दूर चला गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है, दिस सिचुएशन ऑफ डायपोल इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दिस सिचुएशन या दिस कंडीशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा, टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम तो है ही है। अब बात बस वही है कि अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो स्टेबल होगा 0 पे, अनस्टेबल होगा 180 पे। बाकी ये बात तो देखो याद रखनी है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझा दिया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। ठीक भाई, केस 3 पढ़ लो, चलो जब पढ़ी रहे तो सारा पढ़ लो। केस 3 में क्या है, केस 3 में हमारे पास वही, ये मैंने क्या रखा, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायपोल को रखूंगा अब की बार में 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, माइनस क्यू चार्ज इधर, प्लस क्यू चार्ज इधर। तो डायपोल मोमेंट कैसे होगा, माइनस से प्लस की तरफ, तो डायपोल मोमेंट ऐसे रहेगा। थीटा कितना हो गया, 90 का हो गया या नहीं हो गया। तो ये केस क्या बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहिएगा, इज केप्ट
परपेंडिकुलर टू द फील्ड। टॉर्क निकालो, टॉर्क कितना आ जाएगा हमारे पास, पीई साइन थीटा, थीटा कितना है 90 का है, साइन 90 कितना होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन क्या आ गई, जब डायपोल आपका परपेंडिकुलर रखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगता है, P इंटू ई के बराबर लगता है। होप कि आपको इस डेरिवेशन से रिलेटेड स्पेशल केस समझ में आ गए होंगे। देख लो मैंने आप लोगों को जो स्पेशल केस करा दिए हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को डायपोल वाला टॉर्क का फॉर्मूला कराया, टॉर्क कितना लगता है, टॉर्क समझ में आया, पी साइन थीटा होता है, जिसको P क्रॉस ई लिखते हैं और डायरेक्शन निकालनी सीख ली। फिर स्पेशल केसेस पे आए तो यहाँ पे डायपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम समझ लिया, ये दो डायग्राम उसी के हैं। इसके बाद डायपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ लिया, उसके बाद हम लोगों ने केस नंबर 3 समझ लिया। इतनी बात खत्म हो गई, टॉर्क की स्टोरी दी एंड हो गई। ठीक है, तो अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, अब वर्क डन, डायपोल को रोटेट करने में किया गया जो वर्क डन है उसे कैलकुलेट करेंगे। देखो डायपोल फिर से रखा हुआ है थीटा एंगल बनाते हुए, हमें पता है इस सिचुएशन में डायपोल रखा हुआ होता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से डायपोल घूमना शुरू कर देता है। अब अगर मुझे इसे घूमने से बचाना है, रोकना है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क करना पड़ेगा सो दैट आई कैन प्रिवेंट द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पे यही काम हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिए। When an electric dipole of dipole moment P is placed at an angle theta in a uniform electric field, then torque acting on the electric dipole कितना होता है भाई टॉर्क, तो भैया वो टॉर्क होता है टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। भैया तो डेरिवेशन कर चुके हैं ना, डायरेक्ट लिखोगे उठा के अब इस चीज़ को। तो टॉर्क का मामला हमें पता है कि जब डायपोल को ऐसे रखा जाता है तो इतना टॉर्क उसके ऊपर लगता है। इस टॉर्क की वजह से घूमेगा, घूमेगा तो मुझे इसे घूमने से बचाना है। बचाऊंगा कैसे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, मैं उसे पकड़ लूंगा डायपोल को। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा तो मैं क्लॉकवाइज फोर्स लगा दूंगा, वो क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगा दूंगा, सो दैट उसका रोटेशन में रोक पाऊं, है ना। देखो इस बात को पढ़ लो। ड्यू टू दिस टॉर्क डायपोल टेंड्स टू रोटेट, इस टॉर्क की वजह से डायपोल घूमने की कोशिश करेगा। सो टू प्रिवेंट दिस रोटेशन सम वर्क हैज टू बी डन ऑन दिस डायपोल, तो उस रोटेशन को रोकने के लिए डायपोल पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। थ्योरी वाला पोर्शन समझ में आता है, जितना भी रिक्वायर्ड थ्योरी है सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो नोट्स बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इनके अलावा। तो डायग्राम ये रहा बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ तक की थ्योरी। अब इसके बाद आते हैं कैलकुलेशन पे कि हाँ जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा। अब समस्या ये है कि वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पढ़ रहे हो भैया, चीजें रोटेट कर रही हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स के केस में जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वहां पे क्या होता है टॉर्क इनटू हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आती है। भाई जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ रखा है ना W इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। तो अगर ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास इन सिंपल मैकेनिक्स, इन नॉर्मल मैकेनिक्स, नॉर्मल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें ये होता है। बट हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स को टॉर्क से रिप्लेस करते हैं, इसको थीटा से रिप्लेस यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस करते हैं, तो ये होता है इन रोटेशनल मैकेनिक्स। इतना बेसिक शायद पता होगा, नहीं पता है तो ऐसे आप नोट कर लेना। तो ये अलग से एक्स्ट्रा पार्ट है, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जहां पे आप एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हो नॉर्मली। यहाँ पे कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब चीजें रोटेट होंगी तो एंगल आ जाएगा और फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना। तो ये एक्स्ट्रा बात हो गई, अपने डेरिवेशन पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले स्मॉल वर्क डन निकालते कितना आएगा, तो स्मॉल वर्क डन DW इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी थीटा। अब हमारे पास टॉर्क की तो वैल्यू हम लोगों को अच्छे से पता है कितनी है, पी साइन थीटा हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आई थी, इनटू में डी थीटा चल रहा है। अब आपको डायपोल को घुमाना कैसे है, वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है। डायपोल सपोज पहले किसी एंगल पे रखा हुआ था, लेट अस सपोज θ1 पे, और आपको उसे घुमा के θ2 एंगल पे रखना है, यानी θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया जो वर्क है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो क्या लिखूंगा, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल, कहां से कहां तक, फ्रॉम θ1 टू θ2। अब θ1 θ2 कुछ भी हो सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा कहां से कहां तक, θ1 से θ2 तक। इस स्मॉल डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो वर्क डन कितना आ गया, θ1 से θ2 तक। तो किसको इंटीग्रेट करूंगा, इसकी वैल्यू लिख दो, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। जो कांस्टेंट है बाहर उठा लो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कांस्टेंट हो गया, ई कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास है
P और E यहाँ पे बाहर आ गए, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, इंटीग्रेशन के अंदर साइन थीटा बचा हमारे पास। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन 11th क्लास में जो बच्चे मैथ्स पढ़ के आए हैं उनको बहुत अच्छे से आता होगा कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन, ये साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है ना। तो जब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन थीटा का या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, बस इतना फर्क है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा होता है, और लिमिट ऐसे रख दी जाती है। लिमिट भर लो, पीई आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, माइनस को उठा के अब बाहर ले आओ, ये माइनस मैंने पहले ही बाहर रख लिया, ये जो वाला माइनस था ना, ये माइनस मैंने पहले ही बाहर रख लिया, तो माइनस का पीई आ गया मेरे पास, ठीक है। अपर लिमिट भरूंगा पहले, ऊपर वाली लिमिट क्या है, थीटा की जगह कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो जो ये फार्मूला मेरे पास आया है इसी को मैं याद रखूंगा अब से, कि डायपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक, शुरुआत वाला एंगल कौन सा होता है, ये होता है, बाद वाला कौन सा होता है, ये होता है। तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया वर्क डन कितना होता है, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आपकी मर्जी है कि आप थीटा की माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो ये थीटा 1 पहले आ जाएगा, थीटा 2 बाद में आ जाएगा। कुछ भी एक काम करके फार्मूला याद रख लेना, वैसे इतना भी मोर देन सफिशिएंट है, कोई समस्या नहीं है। तो कहाँ से कहाँ तक, थीटा 2 से थीटा 1 से थीटा 2 तक वर्क डन करने में टोटल कितना वर्क आएगा, माइनस पीई ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। बहुत अच्छे से इस बात को याद रखिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन का ये डेरिवेशन मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा सिखा दिया, ठीक है ना। तुमने जो थ्योरी वाला सेक्शन था वो भी सारा का सारा देख लिया, उसके अलावा ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे स्पेशल केस आए थे टॉर्क के मामले में, यहाँ भी स्पेशल केस आएंगे वर्क डन में। ये जो पहले वाला है ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ रखा है ऑलरेडी, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पूछा है कि हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल से अनस्टेबल में लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे इस स्पेशल केस को, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो केस इसलिए आपको पढ़ाए थे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं डायपोल की, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है समझाओ ज़रा मुझे। यहाँ पे थीटा 1 वही स्टेबल से अनस्टेबल में लेके जाना है तो कितना होता है, 0 डिग्री का होता है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आप लोगों को पढ़ाया था थीटा कितना होता है, 180 का होता है। जिसको ये याद होगा वो कर पाएगा, नहीं है तो भैया हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। देयरफॉर W कितना आ जाएगा, W माइनस का PE, फॉर्मूला लगाओ पहले तो, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस का PE, ये तो पता ही नहीं, कॉस थीटा 2 कॉस 180 माइनस पहले वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री का है, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस का PE, हाँ कॉस 180 माइनस 1 होता है, माइनस ये लगाया, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस टू प्लस का 2 हो गया, तो 2 PE आ गया हमारे पास वर्क डन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से कि हाँ हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हम लोगों को अच्छे से आ गए। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारे पास क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। स्टेबल से मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन में लेके जाना है, तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के हमारे पास थीटा क्या है, थीटा 1 है 0 डिग्री का। मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन कितने एंगल पे रखते हो उस केस में, 90 पे ना। फॉर मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देयरफॉर वर्क डन निकाल लो, W इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो W इज इक्वल टू माइनस का PE एज इट इज कॉस थीटा 2 90 माइनस कॉस थीटा 1 0, W इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 बाहर आ गया, तो W कितना हो गया, P इंटू E के बराबर हो गया। तो अब के बाद वर्क डन कितना हो जाएगा, P इंटू E हो जाएगा। तो हाँ ये सिचुएशन भी हम लोगों को समझ में आ गई। तो दोनों केस आप लोगों को उसके क्लियर हो गए होंगे, तो ये बातें हम लोगों ने कवर अप कर ली, ठीक है भाई। अब इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल पे। ये NCERT में क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों NCERT का ही ये पार्ट है। देखो क्या बोला है, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलाम, हाँ नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, 5 mm के गैप पे रखे हुए हैं ये एक दूसरे से। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, आपको एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है, ठीक है, एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। जो ये पॉइंट P है वो इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
ठीक, ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में टोटल गैप 5 mm का है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हमारे पास 2.5 mm हो गया, 2.5 mm की वैल्यू ये हो गई। और ये भी कितनी हो गई, ये भी हमारे पास 2.5 mm की वैल्यू हो गई। ये बस बता रहा हूँ, इसका फॉर्मूला है ना डायरेक्ट अभी लिखूंगा, इसकी सॉल्यूशन आप आराम से बाद में कर सकते हो क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया नहीं गया है, अभी देखते रहो बेसिक सारा। ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हाँ, दिखाई दे रहा है कि हम लोगों को इस डायपोल की वजह से अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। सेकंड बी पार्ट में क्या है, ए पॉइंट Q पॉइंट पे निकालना है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन द लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ 15 सेंटीमीटर ऐसे चलोगे ना, तो यहाँ पे जो ये पॉइंट P है इस पे आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाऊंगा, अभी इस क्वेश्चन को नहीं कराता, बाद में दोबारा करा दूंगा, बस देख लो। यहाँ पे जो आपके पास ये वाला केस है, ये एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल वाला है, ये इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल वाला है। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है E इज इक्वल्स टू स्मॉल k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और साथ में क्या आता है 2p अपॉन में r क्यूब, ठीक है, ये वैल्यू होती है। और r क्या है हमारे पास, r मेरे पास ये डिस्टेंस दे रखी है भाई, ये जो मैंने पिंक कलर से लिखी है ये मेरी क्या है r है, यहाँ पर भी क्या है r है। 15 मीटर है तो उसको 0.15 मतलब सेंटीमीटर को मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है कि p कैसे निकालेंगे भाई, डायपोल मोमेंट में यहाँ पे p तो सेम ही आएगा, p क्या आएगा q इंटू 12 का आएगा। चार्ज कितना है, चार्ज 10 माइक्रोकुलम के हैं, तो 10 माइक्रोकुलम 10⁻⁻⁶ ये चार्ज हो गया इंटू 12। अब डिस्टेंस को दुगना नहीं करना है, 12 मतलब टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी थी, टोटल डिस्टेंस 5 mm की थी। तो 5 mm का क्या मतलब हो गया, 5 mm मतलब 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व जब करेंगे तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, 10⁻6 और 3 9 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 8, तो 5 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा कूलम मीटर। तो ये आपके पास स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी, जो आप निकाल के रख लेना है। बता रहा हूँ सारा कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी सी चीज़ है। तो p आपने निकाल लिया, यहाँ पे r आपके पास पता ही था, उठा के ये फॉर्मूला लगा देना, कहानी खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट केस का हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सेकंड केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, देखो कितना आसान है। सेकंड केस के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बस ये 2 हट जाता है, यहाँ पे 2 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सपोज ये E1 था हमारे पास और ये E2 था, तो जो E2 की वैल्यू मेरे पास आई है वो कितनी आई है, वो E1/2 आई है। यानी फर्स्ट वाले में जो आप आंसर निकालोगे ना उसको आधा कर देना, आपके पास सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि डिस्टेंस भैया वही सेम है, चार्जेस वही हैं, सब कुछ वही है, बट इक्वेटोरियल लाइन हो गई। तो ये फॉर्मूले कहाँ से हैं, फॉर्मूले का डेरिवेशन तो हमको करा दूंगा बाद में, डेरिवेशन की कोई दिक्कत मत मानो। अभी आप क्या करना, अभी आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, p की वैल्यू निकाल लेना, जैसे मैंने यहाँ पे निकलवा दिया आप लोगों को। इसके अलावा r आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर का, तो 0.15 मीटर हो गया, वैल्यू यहाँ भरना, यहाँ पे जैसी कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम में, उसके बाद सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, फर्स्ट वाले का आधा आएगा। तो इतनी कहानी आप आराम से कर लेना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूले उठा के भरने हैं बस, ठीक है। तो इसको कर लेना फॉर्मूले लगा के। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ये भी हमारे एनसीईआरटी से है। ए सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस, इतना और इतना सेम वैल्यू के हैं, आपके पास नजर आ रहे हैं, एक प्लस एक माइनस है, लोकेटेड एट द पॉइंट्स, एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है, एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब देखो कौन सी है, ये थर्ड वाला एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, यानी z एक्सिस पे रखे हुए हैं, ठीक है। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल चार्ज तो हमेशा 0 होता है डायपोल के ऊपर, तो अगर 1.9 वाले का सॉल्यूशन करने की बारी आएगी तो टोटल चार्ज कितना आएगा, q टोटल, तो भैया q टोटल तो हमेशा 0 ही आएगा, नेट चार्ज 0 होता है। अब जब डिस्टेंस की बात आएगी, मान लो कि ये हमारे पास हमारी कैसी है, z एक्सिस है, ये हमारे पास मान लो ऐसी y एक्सिस है, ये z है, ठीक है, इसको मैं z मान लेता हूँ। तो ये चार्ज कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, एक -15 पे है, मतलब ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे 15 सेंटीमीटर हो गया, एक पॉजिटिव साइड पे हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, पॉइंट यहीं को मान लेंगे, ठीक है। नेगेटिव वाली साइड पे पॉइंट ए पे पॉजिटिव वाला चार्ज रखा हुआ है, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का। इस साइड पे कितना रखा हुआ है, माइनस का 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में गैप कितना हो गया, 15-15 30 सेंटीमीटर का गैप हो गया। तो जब डायपोल मोमेंट हम लोगों को पूछा गया है, तो डायपोल मोमेंट निकालने की बारी आएगी तो क्या करोगे, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। भाई एक चार्ज रखते हैं ना, आपका कोई सर Q तो 0 है, टोटल चार्ज तो 0 ही होता है हमेशा, बट यहाँ पे एक चार्ज की बात पूछिए भैया, ठीक है। तो एक चार्ज निकालना है हम लोगों को, तो कैसे करोगे यहाँ पे, तो Q कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, ये Q की वैल्यू हो गई।
12 क्या है, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 15 15 30 सेंटीमीटर। 30 को क्या लिखोगे, 0.3 लिख दोगे भाई। 15 15 कितना आएगा हमारे पास, 12 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आएगी, और 30 सेंटीमीटर कितना होता है, 0.3 मीटर होता है। जब से सॉल्व करोगे 25 3 कितना होता है 75, तो 75 में कितना 0.75 इंटू 10⁻⁻7 क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आ गया, और हम लोगों ने टोटल चार्ज बता दिया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया। सेकंड केस में क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट, इतना डायपोल मोमेंट है इतने कूलम मीटर का, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में यानी पी और ई के बीच में इतना एंगल दे रखा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है 1.10 में, आप खुद से करोगे। फॉर्मूला आपको पता है, टॉ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, पता है। थीटा कितना दे रखा है भाई, यहाँ पे एंगल दोनों के बीच में 30 का दे रखा है, भर देना। ये डायपोल मोमेंट दे रखा है, पी की वैल्यू ये भर देना। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिल कर देना, तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछे हुए हैं डायपोल के। डायपोल से क्वेश्चन अक्सर कम आता है, इसके ऊपर डेरिवेशन ज़्यादा आते हैं भाई। 2 डेरिवेशन तो ऑलरेडी आज करा दिए, टॉर्क वाला और वर्क डन वाला। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जब पढ़ोगे तो 4 डेरिवेशन वहाँ पे आपके पास आएंगे, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस की आप लोगों ने अलग से पढ़ रखी है, डायपोल की इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अलग होता है। तो अभी इनके अलावा डायपोल में 5 डेरिवेशन और बचे हुए हैं, तो इसलिए डायपोल से अक्सर डेरिवेशन ही आते हैं, न्यूमेरिकल इसमें बहुत कम होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए डायपोल विद इट्स चार्ज -q एंड +q लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0 -b0 और दूसरा क्या है 0 + b0 इज प्रेजेंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हुए हैं। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन पैरेलल टू द वाइजेड प्लेन। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो वाइजेड प्लेन की कैसा है, पैरेलल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछिए कि कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कहाँ रखे हुए चार्जेस, वाई एक्सिस पे हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं। तो अगर हम पूरा सेटअप बना लें इस तरह से कि ये ऐसा सेटअप है मेरे पास, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, ये मेरे पास -y हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया इस साइड पे, ये मेरा z एक्सिस हो गया। तो मेरे पास है क्या इस जगह पे, चार्जेस रख देते हैं। सबसे पहले चार्जेस हमारे पास -q किस पे रखा हुआ है, -q रखा हुआ है इस साइड पे। यहाँ पे ये -q चार्ज है, कितने गैप पे है, यहाँ से ये b गैप पे है। ठीक है, ऊपर क्या रखा हुआ है, +q रखा हुआ है। +q कितने गैप पे है, +q भी यहाँ से b गैप पे है। ठीक है भाई, y एक्सिस पे 0 -b0 पे तो -q रखा हुआ है, तो -b डिस्टेंस पे मैंने इसे रख दिया, और +b डिस्टेंस पे मैंने दूसरे वाले चार्ज को रख दिया। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 2b का गैप हो गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखे हुए हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस फील्ड आर प्लेन पैरेलल टू द वाइजेड प्लेन। यानी इस सेटअप में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए जाते हैं वो किसके पैरेलल होते हैं, वो वाइजेड प्लेन के पैरेलल होते हैं। मतलब कि कुछ इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस डिजाइन होते हैं जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये जो प्लेन मैंने बनाया है कौन से पे है, ये वाइजेड प्लेन पे है ना, है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मेरे पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसने क्या बोले, वाइजेड प्लेन में। तो वाइजेड प्लेन में अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बचा। अब यहाँ पे होने को ये -x एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता था, बट बाय डिफॉल्ट कैसे मान के चलोगे, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो डायरेक्शन समझ में आ गई ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, मैं बोल देता हूं, ओरली लिख लेना कि सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देयरफॉर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देयरफॉर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। तो ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। हाउ मच टॉर्क वुड द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो डायपोल इस जगह पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो टॉर्क निकाल दो, टॉर्क में कोई समस्या नहीं है। टॉर्क कैसे निकालोगे, तो टॉर्क की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, तो टॉ इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा P × E। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लगा लेना। अब देखो आपको ई की वैल्यू तो पता नहीं, आपको इतना तो पता लग गया भाई ई की जो वैल्यू होगी कुछ भी होगी, मुझे नहीं पता, ई वैल्यू होगी कुछ भी। इसकी डायरेक्शन कैसे, आई कैप है, क्यों, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काम कर रहा है, तो मैं ई को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता लग गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए ये आई कैप मैंने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, और ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम यूज़ कर लेंगे। तो वेक्टर टॉ इज इक्वल टू पी क्या होता है, पी हमारे पास होता है क्यू इंटू टू एल, है ना। तो क्यू इंटू टू एल हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इनटू में क्या आएगा, क्यू इंटू टू एल। डायरेक्शन कैसे आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है ना भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे वैल्यू आएगी, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो हमारे पास डायपोल मोमेंट जो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस आ गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या लगाते हो, जे कैप लगाते हो, ये इतने जे कैप आ गया। क्रॉस चल रही है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास चल रही है, क्रॉस ई कितना है, ई इंटू आई कैप है, ठीक है। टॉ इज इक्वल्स टू, चार्ज तो क्यू ही है, डिस्टेंस कितनी है 2l, डिस्टेंस टोटल आई है हमारे पास 2b, डिस्टेंस आपको दिखाई थी ना, b और b 2b हो गई, ठीक है। e को भी पहले रख लो। अब क्रॉस किसके बीच में रह जाएगी, j और i के बीच में रह जाएगी। तो टॉ, वेक्टर टॉ चल रहा है, वेक्टर टॉ कितना हो गया हमारे पास 2qbe इतना j क्रॉस i। अब लूपिंग आपको अच्छे से पता होगी, i के बाद j आता है, j के बाद k आता है, वेक्टर में आ जाओ। तो i के बाद j के बाद k के बाद i, तो j के बाद k आना चाहिए था, यहाँ पे j के बाद i है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस का k कैप। क्या आएगा, माइनस का k कैप। तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड टॉर्क का कितना आ जाएगा, 2qbe मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतने यूनिट का, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। बात आती है कि जब डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का k कैप आ गया। डायरेक्शन कैसे आएगी, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूरा वेक्टर मेथड में चला गया और यहाँ पे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होने थे कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर वाइजेड प्लेन के परपेंडिकुलर मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है। तो वाइजेड प्लेन के अलॉन्ग तो मैंने ये सरफेस बना दिया, तो यहाँ से 90 डिग्री पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढ पाया और फिर मैं आराम से टॉर्क भी इस तरीके से निकाल पाया आराम से, ठीक है ना। चलिए, अभी फाइनल क्वेश्चन है जो नीट में 2016 में आया हुआ है डायपोल के ऊपर। इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करना, उसका जो भी आंसर होगा मुझे व्हाट्सअप कर देना। तो ये आसान क्वेश्चन है, कोशिश करना, 2 फॉर्मूले हो सकता है एक साथ लगाने पड़े, बट सबको चेंज करके ये सेंटीमीटर मिलीमीटर जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर चेक करना। यहाँ पे जो है ना, ये एमसी मिली कुलाम है, मिली कुलाम मतलब 10⁻³ कुलाम की बात होती है। तो अब अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ तक मैंने आपको आज डायपोल्स की कहानी स्टार्ट कर दी और डायपोल के जितने भी बेसिक थे कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसके अलावा टॉर्क डायपोल पे जो वर्क करता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्पेशल केस बता दिए, उसके वर्क डन निकाल लिया हम लोगों ने और काफ़ी सारे हम लोगों ने उसके ऊपर न्यूमेरिकल बेसिक वाले कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जब नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आएगी तब हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे एक आज क्वेश्चन कराया था ना एनसीईआरटी का, उसको मैंने फॉर्मूले बता दिया डायरेक्ट, तो आप कर लोगे आराम से। तो वाले फॉर्मूले आप डेराइव करोगे और पोटेंशियल जो होता है डायपोल की वजह से उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो लगभग 4 डेरिवेशन हमारे नेक्स्ट क्लास में एक साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है।